Hello friends, how are you? Welcome back to our channel ऑनलाइन जीएस वाई दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, आज का अपना जो सेशन है ये यूपी पीजीटी 2006 में जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस कर रहे थे। और ये जो पेपर है इसके हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और ये आपका लास्ट पार्ट हो जाएगा। इसके बाद में अपन जो भी इससे पहले पेपर हुआ होगा उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने आपको बोला हुआ है कि कंप्लीट हम 20 सालों के पेपर सॉल्व कराएंगे, जिसमें कि टीजीटी के 20 साल के पेपर सॉल्व कर लिए गए हैं और उसके बाद में पीजीटी के कंप्लीट होने वाले हैं। पीजीटी के बाद में आपको हम जो नेट है उसके पेपर सॉल्व कराएंगे ज्योग्राफी के। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ज्योग्राफी से संबंधित 10,000 प्लस क्वेश्चंस हम पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज कराने वाले हैं और ये आपको कंप्लीट जो मिल जाएंगे। 2,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो ये आप देख सकते हैं स्टडी पीवाईक्यू पर जा कर के। और अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज सभी पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं आज का। इसमें पहला दिया गया है जलवायु दी गई है और उनके मतलब किस शब्द से उनको दर्शाया गया है और वहाँ के चित्र दिए गए हैं। तो चलिए इनको मिला लेते हैं। एफ जो जलवायु मिलती है आपको कहाँ पे, एफ डिनोट करता है आर्द्र जलवायु को। डब्लू से प्रदर्शित किया गया था शुष्क शीत ऋतु को। एस प्रदर्शित किया गया था शुष्क ग्रीष्म ऋतु को, एस फॉर समर। और एम से मानसूनी ऋतु को, यानी कि ठीक है मानसूनी वर्षा को। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका मैच हो रहा है ढंग से बी ऑप्शन, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इनको भी मैच द फॉलोइंग करना है, मिलाना है इनको। तो जो आपकी विषुवतीय जलवायु है ये कहाँ पे मिलती है, ये जो विषुवतीय जलवायु आप जाएंगे सिंगापुर वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपको जो जलवायु मिलेगी वो किस तरीके की मिल जाएगी, विषुवतीय मिलेगी। उष्णकटिबंधीय जो महाद्वीपीय जलवायु होती है ये कहाँ पे मिलेगी आपको, ये मिलेगी सुडान क्षेत्र में। और भूमध्य सागरीय जलवायु ये कहाँ पे मिलेगी आपको, ये मिलेगी मध्य चिली में जाएंगे तो वहाँ पे आपको भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलेगी। और टुंड्रा जलवायु अगर आप जाएंगे तो ये मिलेगी आपको ग्रीनलैंड क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये आइस वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जो जलवायु मिलेगी वो टुंड्रा जलवायु मिलेगी। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, ए का थर्ड हो जाएगा, बी का यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, सी का फिफ्थ हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें आपका ब्रिटिश रसायनक ल्यूक हॉबर्ट द्वारा मेघों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ये ब्रिटिशर्स थे, एक रसायन वैज्ञानिक थे, इनका नाम था ल्यूक हॉबर्ट। इन्होंने क्या किया था, जो मेघ थे यानी कि जो बादल बनते हैं उनको वर्गीकरण किया गया था। कितने में किया गया था, 3 में, 2 में, 4 में या फिर 5 में। तो इन्होंने किया था 3 में। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश रसायनक ल्यूक हॉबर्ट द्वारा मेघों को 3 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया था, जबकि विश्व मौसम विभाग संगठन था WMO ने ल्यूक हॉबर्ट के वर्गीकरण को विस्तृत करके बादलों को कितने प्रकार में, 4 मुख्य प्रकार एवं 10 उप प्रकारों में विभाजित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका हवाओं की पेटियों के खिंचकाव को संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन चिन्हित कीजिए। इसमें क्या है, यानी कि गलत ढूंढना है हमको। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु जो होता है वो शुष्क रहता है और शीत ऋतु में यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। ग्रीष्म काल में ध्रुवीय हवाओं से 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्षेत्रों में वर्षा होती है, ये भी ठीक है, सही कहा गया है। मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल उत्पत्ति होती है, मानसूनी हवाएं आती हैं तभी तो अपने इंडिया में, जो इंडिया वाला क्षेत्र है और इंडोनेशिया वगैरह ये सब, यहाँ थाईलैंड वगैरह में क्या होती है, वर्षा होती है। तो ये मानसूनी हवाओं की यहाँ पे उत्पत्ति होती है। वायुदाब पेटियों का खिंचवाव पृथ्वी के परिभ्रमण के प्रतिफल नहीं है, बिल्कुल है। ऐसा किसने कहा है कि अगर वायुदाब पेटियों का खिंचवाव होगा तो पृथ्वी के परिभ्रमण में प्रतिफल नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। वायुदाब पेटियों का खिंचकाव पृथ्वी के परिक्रमण का प्रतिफल होता है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ग्रीष्मकालीन ध्रुवीय हवाएं 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य में क्षेत्रों में क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। मानसूनी हवाओं का आविर्भाव हवाओं की पेटियों के खिंचाव के कारण ही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
तापीय प्रतिलोमन की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें कोहरा नहीं बनता है, सही पूछा गया है, तो ये इसमें कोहरा नहीं बनता है, गलत हो जाएगा। इसके कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तापीय प्रतिलोमन होता है तो वायुमंडल कैसा हो जाता है? स्थिरता आ जाती है, यानी कि स्थिर हो जाता है। इसमें वर्षाएं की दशाएं प्रबल हो जाती हैं, धरातलीय निम्न भागों में पाला नहीं पड़ता, ये भी दोनों गलत हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं तापीय प्रतिलोमन के जो जो प्रभाव होते हैं उनको। तापीय प्रतिलोमन जब होता है तो कोहरा क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है, पाला पड़ने लगता है, वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है तथा वर्षा की जो संभावना होती है वो कैसी हो जाती है? नगण्य हो जाती है, यानी कि ना के बराबर यहाँ पे वर्षा की संभावना हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका विकिरण का प्रभाव विकिरण की करने वाली वस्तु के निरपेक्ष तापमान की चौथी घात के समानुपाती होता है। उक्त व्याख्या निम्नांकित में से किस नियम से संबंधित है? बेन का विस्थापन नियम है, स्टीफन बोल्टजेमन जमीन नियम है, या फिर प्रतिलोमन वर्ग का नियम, या फिर रैले का नियम। तो जो स्टीफन बोल्ट जमीन नियम है ये इसको फॉलो करता है कि विकिरण का प्रभाव विकिरण करने वाली वस्तु के निरपेक्ष तापमान की चौथी घात के समानुपाती होता है। ये किसने कहा था? स्टीफन एवं बोल्ट जमीन का नियम है ये। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। एक आदर्श कृष्णिका का विकिरण स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम के अनुसार कार्य करता है। इस नियम के अनुसार कृष्णिका से विकिरण का अपवाह उसके निरपेक्ष तापमान की चौथी शक्ति यानी कि घात के समानुपातिक होता है। यह स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम है जो विकिरण करने वाले पदार्थ द्वारा अपशोषण के संबंध में यह बताता है कि वस्तु की प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र द्वारा अवशोषण की दर उसके परिवर्ती वातावरण के परम ताप के चतुर्घात के समानुपाती होती है। ठीक है, ये एक ऐसा नियम है जो कि हर बार तो नहीं पूछा जाता है, चलो कभी कभार पूछ लिया गया है, इसलिए आप इसको भी निगाह फेर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रवालवृत्तियों की उत्पत्ति विषयक अवतलन सिद्धांत ये किसने दिया था? डार्विन ने, मर्रे ने, डेविस ने, या फिर अगासिज ने। तो जो प्रवालवृत्तियों से संबंधित है अवतलन सिद्धांत ये दिया था डार्विन महोदय ने। ए ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेंगे इसकी। चार्ल्स डार्विन ने अपने अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था 1837 में किया था, किंतु 1842 में उसमें संशोधन किया। डार्विन ने प्रवालवृत्तियों के अध्ययन के बाद में पाया कि प्रवाल जो हैं छिछले सागर में ही जीवित रह सकते हैं, यानी कि जब इन्होंने अध्ययन किया, ये सिद्धांत दिया, तो उसमें क्या सोचा इन्होंने? पहले इन्होंने जो सिद्धांत बनाया था उसमें ये नहीं जाना था कि छिछले सागर में जीवित रह सकते हैं या फिर गहराई में भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन जब इन्होंने संशोधन दिया तो उसमें बताया कि जो प्रवाल हैं सिर्फ छिछले सागर में ही जीवित रह सकते हैं। अगर वो अंदर ज़्यादा पहुंच जाएंगे तो उसमें क्या होगा? वो प्रवाल मर जाएंगे, क्योंकि उनमें प्रकाश नहीं मिलेगा उनको। अगर प्रकाश नहीं मिलेगा तो उनको वो भोजन भी नहीं मिल पाएगा जो पूरा भोजन मिलता है, जिससे कि क्या हो जाएगा? प्रवालों की मौत हो जाती है। डार्विन ने बताया कि जिस स्थल या द्वीप के साथ में प्रवालवृत्ति बनती है वह स्थिर नहीं होता है, वरन उसमें क्रमशः क्या होता है? अवतलन होता है, यानी कि वो चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नांकित को लवणता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, यानी कि छोटे से बड़े में जाना है, बढ़ते हुए क्रम में जाना है इनको, और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा पहला सबसे कम वाला अपन को चूज करना है, तो सबसे कम जो होगा टिटिका का झील हो जाएगा सबसे कम, और सबसे कम के बाद में आपके फिर कैस्पियन सागर आएगा। कैस्पियन सागर के बाद में बॉन झील है, बॉन झील के बाद में आपका मृत सागर है। इसकी सबसे ज़्यादा सैलिनिटी होती है। ए ऑप्शन इसका, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसमें एक मिनट, आपका ये हो जाएगा सबसे जो कम होती है टिटिका का झील की है इसमें जो दिया गया है इनमें, और इसके बाद में आपका कैस्पियन सागर आएगा, और इसके बाद में मृत सागर आएगा। मृत सागर के बाद में बॉन झील आएगी। बॉन झील की कितनी है? 330 ppm, जो कि सबसे ज़्यादा है इसकी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये यहाँ की लवणता दी गई है, इनको देख लीजिए आप। टिटिका का झील की जो लवणता है 5.2 से लेकर के 5.5 ppm है। कैस्पियन सागर इसकी 14 ppm हो जाएगी। मृत सागर की 238 ppm है। यहीं अगर आप बॉन झील की देखें तो 330 ppm है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फुराफिटी
प्रवाल वलय अवस्थित है कहाँ पे ये? एलिस द्वीप पर, तस्मानिया द्वीप पर, पश्चिमी द्वीप पर या फिर हवाई द्वीप पर। तो जो आपका फुराफूटी प्रवाल है ये स्थित है आपका एलिस द्वीप पर। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। एलिस द्वीप फुराफूटी एटोल वलयाकार प्रवाल भित्ति होती है। ये कैसी होती है? एक वलयाकार होती है और घोड़े के नाल या मुद्रिका के आकार वाली ये प्रवाल भित्ति को एटोल कहा जाता है। कैसी होती है? जो घोड़े की नाल अगर आपने देखी हो जो उनके पैरों में फंसी होती है उसके आकार की ये इस तरीके की प्रवाल भित्ति होती है। इसको क्या कहा जाता है? एटोल कहा जाता है। इसकी स्थिति प्रायद्वीप के चारों ओर जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में पाई जाती है। जो इसकी स्थिति पाई जाती है कहाँ पे मिलेगी आपको? एटोल प्रवाल भित्ति जो प्रायद्वीप भाग है, प्रायद्वीप के जो चारों ओर जलमग्न पठार होता है उसके ऊपर अंडाकार रूप में ये पाई जाती है। इस तरीके से ये पाई जाती है, परंतु इसका कोई ना कोई भाग कैसा होता है? खुला अवश्य रहता है। ये इसका मेन है कि ये इस तरीके से होगी, अगर इसका ये पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? खुला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हैरीमैन के अनुसार गंगा नदी द्वारा समुद्र में जमा निक्षेप की मात्रा है कितनी हो जाएगी? ये 1600 गुणा 10⁻6 टन या फिर 800 गुणा 10⁻6 550 या फिर ये कितना 340 गुणा 10⁻6 टन। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1600 गुणा 10⁻6 टन प्रति वर्ष गंगा नदी में समुद्र में निक्षेप की मात्रा होती है। जो निक्षेप जमा करती है गंगा नदी उसका यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका समुद्री जल का घनत्व नियंत्रित होता है किसके द्वारा? लवणता व तापक्रम से, संपीड़ितता या एवं संवहन से, उपयुक्त सभी कारकों से या फिर उपयुक्त में से कोई भी कारक नहीं। तो जो समुद्री जल है उसका घनत्व नियंत्रित होता है लवणता से भी होता है, तापक्रम से भी होता है, संपीड़ितता से भी होता है एवं संवहन से भी होता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसमें आपका। उच्च तापीय क्षेत्रों में जल का निम्न घनत्व होता है क्योंकि जल की संपीड़ितता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब आप उच्च ताप वाले क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है? जल का घनत्व कम होता है क्योंकि जल की जो संपीड़ितता होती है वो कम हो जाती है। लवणता एवं जल के घनत्व में सीधा संबंध पाया जाता है। जो इनका लवणता और जल का घनत्व का संबंध कैसा हो जाएगा? जल के घनत्व का सीधा हो जाएगा। अर्थात उच्च लवणता में घनत्व भी उच्च होता है। अगर यहाँ पे हाई सैलिनिटी हो जाएगी तो वहाँ पे डेंसिटी भी कैसी होगी? हाई होगी। अगर लो सैलिनिटी रहेगी यानी कि कम लवणता रहेगी तो वहाँ पर घनत्व भी कैसा रहेगा? कम रहेगा। तापमान अधिक होने पर संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं तथा संवहनीय वर्षा होती है, जिससे क्या हो जाता है? घनत्व कम हो जाता है। अगर घनत्व कम हो रहा है यानी संवहनीय वर्षा वहाँ पे हो रही है तो लवणता भी कम होगी और लवणता कम होगी तो घनत्व भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका जनगणना 2001 के अनुसार भारत की कितनी परसेंटेज जनसंख्या नगरों में निवास करती है? 2011 के अनुसार इसमें पूछा गया है। तो जो नगरों में निवास करने वाली 2001 में जनसंख्या थी वो हो जाएगी 27.8%। और अगर 2011 की जनगणना आप देखेंगे तो उसमें जो नगरों की जनसंख्या है वो कितनी हो गई है? 31.16%। 2021 वाला अभी डेटा आया नहीं है क्योंकि 2021 में जनगणना हुई नहीं थी, होगी अब उसके डेटा आने वाला है तो देखो क्या कितना आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अधोलिखित में से कौन सा महाद्वीप ज्वालामुखी रहित है? कौन सा हो जाएगा ये ज्वालामुखी रहित? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी द्वीप नहीं पाया जाता है, बाकी के सभी में ज्वालामुखी क्रिया होती रहती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि पर कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से 4000 किलोमीटर दूर पर्थ के दक्षिण पश्चिम में हर्ड आइसलैंड तथा मैकडोनाल्ड के नज़दीक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये दोनों स्थान क्या है? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो काफ़ी दूरी पर हैं, जहाँ से जनसंख्या निवास करती है उससे काफ़ी दूरी पर हैं ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन अपरदनात्मक आकृति नहीं है? अपरदनात्मक यानी कि जो नदियाँ वायु होती है या फिर कोई भी अन्य संसाधन जिसके द्वारा क्या होता है, जो मलबा होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले लिया जाता है, तो जिस तरीके से वो जाता है उसको बोला जाता है क्या? अपरदन।
तो इसमें अपरदनात्मक आकृति नहीं पूछी गई है। ये कौन सी हो जाएगी? प्राकृतिक तटबंध, प्रपात कुंड, ग्रीसरंग या फिर अरेत। जो आपका प्राकृतिक तटबंध है ये कैसा हो जाएगा? निक्षेप से बनता है, ना कि अपरदनात्मक। ठीक है, बाकी की ग्रीसरंग हो जाएगा, प्रपात कुंड हो जाएगा, अरेत हो जाएगा, इन सबसे अपरदनात्मक आकृति बनती है। प्राकृतिक तटबंध इनसे नहीं बनता, ये निक्षेप के द्वारा बनता है। ठीक है, अगर आप इसकी व्याख्या देखेंगे तो नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव निक्षेपों द्वारा लंबे लंबे बंधों को, जो कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं, तटबंध कहलाते हैं। यानी कि जब आप नदी है, ये आपकी नदी बह रही है, यहाँ से नदी बह रही है और नदी के साथ में जो अपक्षेप आ रहे हैं उनको क्या करता जा रहा है? ये इधर जमा करता जा रहा है और इनसे क्या होता जा रहा है? ये मोटा होता जा रहा है और लंबे लंबे बनते जा रहे हैं। तो ये जो जगह बन गई आपकी, इनको ही नाम दिया गया था क्या? प्राकृतिक तटबंध, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। नदी किस में आती है? आपकी प्रकृति में आती है, ना कि आपने बनाया हुआ है। ठीक है, तो जो इंसान ने नहीं बनाया, प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, उसको प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति काष्ठ स्थलाकृति से संबंधित है? कौन सी हो जाएगी? काष्ठ स्थलाकृति यानी कि जो चूने द्वारा बनती है भूमि, इसको बी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, अंधी घाटी या फिर लटकती घाटी। तो जो आपकी अंधी घाटी है ये कैसी हो जाएगी? काष्ठ स्थलाकृतियाँ हो जाएगी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। और जो यू घाटी होती है आपकी, यू आकार की घाटी एवं लटकती घाटी, ये हिमानी के द्वारा बनती है। और बी आकार की घाटी जो बनती है वो नदी के द्वारा बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नवोन्मेष का परिणाम नहीं है? कौन सी हो जाएगी? आपकी नदी वेदिकाएं, निक पॉइंट, गंभीरीभूत विसर्प या फिर संरचनात्मक सोपान। तो इसमें जो स्थलाकृति नवोन्मेष का परिणाम नहीं है वो हो जाएंगे यहाँ पे आपके संरचनात्मक सोपान, और बाकी के सभी निक पॉइंट है, नदी वेदिकाएं, गंभीरीभूत विसर्प है, ये सभी नवोन्मेष वाली हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपनमित कुंड एक भूरूप है जो संबंधित है किससे? काष्ठ प्रदेशों के अपरदन चक्र से, सरता अपरदन चक्र से, हिमनद प्रदेशीय अपरदन चक्र से या फिर समुद्र तटीय अपरदन चक्र से। तो जो आपका अपनमित कुंड है ये संबंधित है सरता अपरदन चक्र से। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। अपनमित कुंड भूरूप सरता अपरदन चक्र से संबंधित है। नदी के तल में जल भंवर के साथ में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े तेजी से चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करते हैं। यानी कि जब कुंड बनता है एक, उसमें क्या है, जल घूमता रहता है इस तरीके से, और इसके साथ में जो वहाँ के पत्थर होते हैं उसमें वो भी इसके साथ में चक्कर लगाते हैं और क्या करते हैं, छोटे छोटे गर्त यानी कि गड्ढों का निर्माण करते हैं। धीरे धीरे इनका आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है और उत्पन्न स्थल रूप को जलगर्तिका कहा जाता है। जब जलगर्तिका की गहराई एवं व्यास अधिक होता है तो उसको अवनमन कुंड कहा जाता है। ठीक है, वो पत्थर क्या करते हैं, पहले छोटा गड्ढा बनाएंगे, गड्ढा वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है तो उसको फिर जलगर्तिका कहा जाता है। और जलगर्तिका गहराई पहुंच जाता है और उसका व्यास अधिक हो जाता है तो उसको नाम क्या दिया जाता है? अवनमन कुंड का नाम दिया जाता है, जो कि किसके द्वारा बनता है? सरता अपरदन चक्र से ये संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नुनाटक का अपरदन किसकी अवस्था से होता है? कौन सी अवस्था में होता है नुनाटक? युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में या फिर पूर्व युवावस्था में। तो जो नुनाटक आपके बनते हैं ये प्रौढ़ावस्था में बनते हैं। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसको। नुनाटक का जो संबंध होता है अपरदन चक्र की प्रौढ़ावस्था से है। विस्तृत हिम क्षेत्र या फिर हिमनदों के उठे हुए टीले जो कि चारों तरफ से हिम से पिघले होते हैं, नुनाटक ये कहे जाते हैं। यानी कि जो हिम के पिघले हुए टीले इस तरीके से बन जाते हैं, ये क्या होते हैं? इधर बर्फ़ पिघल जाती है इनके चारों तरफ और इनको क्या कहा जाता है? नुनाटक कहा जाता है। नुनाटक को हिमत्तर द्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हिमत्तर द्वीप या फिर हिम के द्वीप इनको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें आपका जो ऑप्शन एक भी ठीक नहीं दिया गया है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अपरदन चक्र की जो अवस्था हैं वो बताई गई हैं। सरदा अपरदन चक्र है, 3 अवस्थाओं की संख्या में होता है। और हिमानी अपरदन चक्र में 3 अवस्थाएं बताई थी। मरुस्थलीय अपरदन चक्र में 4 अवस्थाएं बताई थी और जलमग्न किनारे अपरदन चक्र में 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है,
और इसमें क्या था, आपका जो ऑप्शन ठीक से नहीं दिया गया था क्योंकि यहाँ पे 3-3 दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई नदी मूल नदी की सहायक नदी में गिरती है और मूल नदी के समानांतर किंतु विपरीत दिशा में बहती है तो वो प्रस्तुत करती है किसको, अनुवर्ती अपवाह को, परवर्ती अपवाह को, नवानुवर्ती अपवाह को या फिर प्रत्यानुवर्ती अपवाह को। तो यानी कि ये कोई मेन नदी जा रही है, ठीक है, बह रही है आराम से, मस्तानी लहराती हुई चल रही है, लेकिन उसमें क्या हुआ, एक सहायक नदी आ गई। यहाँ से क्या हुआ, एक सहायक नदी आने लग गई, ठीक है, ये बह रही है। अब ये नदी क्या है, इसके समानांतर नहीं बह रही, लेकिन ये कहाँ से जा रही है, इसके विपरीत दिशा में जा रही है, इस तरीके से जाने लग गई। तो ये जो नदी विपरीत दिशा में जा रही है तो वो कौन से प्रवाह को या फिर अपवाह को प्रस्तुत कर रही है, तो ये हो जाएगा आपका प्रत्यानुवर्ती अपवाह। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए आप, जब कोई नदी मूल नदी के सहायक नदी में गिरती है और मूल नदी के समानांतर किंतु विपरीत दिशा में ये बहती है, वह प्रत्यानुवर्ती अपवाह को प्रस्तुत करती है। वास्तव में प्रत्यानुवर्ती भी अनुवर्ती सरता ही होती है क्योंकि वह भी ढाल के अनुरूप ही प्रवाहित होती है। यानी कि इस तरीके क्या है, ये ढाल के अनुरूप चलती है, जहाँ से आपकी जो मेन नदी है वो बह रही है उसी के साथ में आपकी कौन सी है, जो सहायक नदी है वो बहती है, तो उसको क्या बोला जाता है, अनुवर्ती सरता बोला जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकेंगे जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं, इनसे निकल करके उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली जो सरता हैं वो कैसी हो जाएंगी, प्रत्यानुवर्ती सरता हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, डेल्टा आकृति के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं, रचना की प्रगति के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या कहा गया है, ये इसमें अससन रीजन में दिया गया है आपका सवाल, डेल्टा से संबंधित है, तो इसमें उपरोक्त दोनों कथन असत्य हो जाएंगे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला कथन सही हो जाएगा, दूसरा कथन इसमें गलत बता रहा है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जो दूसरा कथन सही हो जाएगा और पहला कथन क्या है, ये गलत हो जाएगा। आकृति के अनुसार इनको 4 प्रकार के बताया गया है और रचना की प्रगति के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, तो इसमें जो दूसरा है वो सही हो जाएगा, पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डेल्टा का विभाजन किया गया था आकृति और विस्तार के अनुसार में, उनको देख लेते हैं। आकृति के अनुसार में डेल्टा 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से डेल्टा होते हैं, ये नाम आप याद रखेंगे। पहला होता है आपका चापाकार डेल्टा, दूसरा होता है ज्वारनदमुख डेल्टा, तीसरा होता है पंजाकार डेल्टा, चौथा होता है आपका रुंडित एवं पांचवा होता है पालयुक्त या फिर छेड़ाकार डेल्टा। ये इनको किस प्रकार में बांटा गया है, आकृति के आकार में 5 प्रकार से बांटा गया है। और विस्तार के अनुसार में डेल्टा 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है वर्धमान डेल्टा और दूसरा होता है अवरोधित डेल्टा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, निम्नलिखित में से किस प्रदेश की जलवायु भूमध्य सागरीय प्रकार की होती है। कौन सा प्रदेश हो जाएगा आपका ये, दक्षिण अफ्रीका की केप टाउन प्रदेश का, उत्तर पश्चिमी यूरोप की या फिर पश्चिमी यूरोप का बृहद मैदान या फिर उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन प्रदेश है। यहाँ की जो जलवायु कैसी मिलती है, यहाँ पे आपको भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है, ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में भी व्याख्या। भूमध्य सागरीय जलवायु का जो विस्तार पाया जाता है भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाया जाता है। दोनों ओर कितने अक्षांशों से कितने के बीच में पाया जाता है, तो ये 30 डिग्री अक्षांशों से लेकर के 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। पश्चिम तटीय क्षेत्रों में ये ज़्यादातर पाई जाती है। भूमध्य सागरीय कौन कौन से क्षेत्र हो जाएंगे जहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है, तो ये आपका जो भूमध्य सागरीय का तटवर्ती क्षेत्र हो जाएगा, वहाँ पे तो ये वाली जलवायु मिलेगी ही। उसके बाद में मध्य कैलिफोर्निया हो जाएगा, मध्य चिली है, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण भाग जो केप टाउन प्रदेश है उसमें भी आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु ही मिलती है। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिम दक्षिणी भाग, न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप, इन सब में कैसी जलवायु मिलती है, यहाँ पे आपको भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है क्योंकि इनका विस्तार जो है 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भूरूप है, यानी कि वायु के द्वारा जो अपरदन से बनी हुई है उसको पूछा गया है इसमें। तो क्या बनता है यहाँ पे, मरु बेसिन, प्लाया, पवन सेतु या फिर पेडिमेंट। जो अपरदन के द्वारा स्थलतर रूप बनता है इसको कहा जाता है पवन सेतु, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। जालीदार शिलामय पवन के अपरदन द्वारा पवनोमुखी भाग में छिद्र हो जाता है। क्या हो जाता है, ये एक शिला बनता है
इसमें क्या होता है, अपर्दन के द्वारा यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इस तरीके से ये बन जाता है, यहाँ पे छिद्र बन जाएंगे। और सेल के आर पार छिद्र को पवन खिड़की या फिर पवन वातायन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पवन खिड़की या फिर पवन वातायन का इसको नाम दिया जाता है। इस खिड़की से होकर अपर्दन द्वारा चट्टानों को सने सने नीचे का कटाव हो जाता है, यानी कि जब बार बार इसमें अपर्दन होता रहेगा तो जो चट्टान होती है वो नीचे तक क्या होती है, कट जाती है। परंतु ऊपरी भाग छत के रूप में वर्तमान रहता है, यानी कि ऊपरी भाग जो है अभी भी बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और इस तरह एक मेहराब की आकृति का निर्माण हो जाता है। इसको कहा जाता है क्या, पवन सेतु, ठीक है। समझ गए पवन सेतु क्या होता है। ये किसके द्वारा बनता है, पवन अपर्दन के द्वारा या फिर वायु अपर्दन के द्वारा बनता है। नेक्स्ट है इसमें आपका गुटेनबर्ग के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है, कितनी है यहाँ पे, 60.5%, 71.2%, 78.3% एवं 85.2%। तो जो हाँ यहाँ पे है वायुमंडल में नाइट्रोजन की गैस कितनी दी गई थी, सभी को पता है 78.3% है यहाँ पे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जेट धारा बहती हैं। जेट धाराएं कहाँ से कहाँ बहती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर में, दक्षिण से उत्तर की दिशा में, पूरब से पश्चिम में या फिर पश्चिम से पूरब में। तो आपने देखा होगा जो जेट धाराएं इस तरीके से लहराती बल खाती हुई चलती हैं, तो ये कौन सी दिशा से चलती हैं, ये चलती हैं पश्चिम से पूरब की तरफ में, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये चलती हैं कहाँ पे, क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं और काफ़ी तीव्र गति से चलती हैं। पवन धाराओं को, जो तीव्र गति से यानी काफ़ी स्पीड से चलने वाली धाराओं को ही जेट धारा कहा गया था। इस पवन धारा का परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच में होता है। 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में इसका विस्तार पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी जेट धाराएं वो चलती हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो ज़्यादा वेग होता है, तीव्र वेग, वो ज़्यादा शीत भाग में चलता है, यानी कि शीतोष्ण जब टाइम आता है आपका सर्दियों का, तब ये ज़्यादा प्रभावित होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें आपका वायुमंडल की निम्नांकित गैसों में कौन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं, कौन करती है ये, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम या फिर ओजोन। तो जो ओजोन परत है आपकी, ओजोन जो गैस है वो क्या करती है, सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेती है, जिससे कि हम लोगों की काफ़ी हेल्प होती है, हमें बचाती है, हमें स्किन डिसीज होने से बचाती है, कई सारी बीमारियों से बचाती है। अगर ओजोन ना हो, ओजोन परत अगर अपनी ना हो, तो ये जो पृथ्वी है इस पर शायद ही कुछ बचे, क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें काफ़ी हानिकारक होती हैं, जिससे कि हमको अपनी ये ओजोन परत बचाती है, ठीक है। और ये ओजोन परत पाई कहाँ पे जाती है, समताप मंडल में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, प्रत्येक स्थान में संभावना है लेकिन कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है। मानव न केवल संभावनाओं का स्वामी है बल्कि उसके प्रयोग का निर्णायक भी है। यह कथन किस भूगोलविद ने दिया था, ये किसने दिया था, DM स्मिथ ने, लुसियन फेब्रे ने, फ्रेडरिक लीपले ने या फिर डिमांचिया ने। तो ये जो एल फेब्रे यानी कि लुसियन फेब्रे हैं, इन्होंने ये अपना कथन दिया हुआ था। और इसी के साथ में उन्होंने जो पॉसिबिलिज्म शब्द है, यानी कि संभावना जो शब्द है, ये किसने दिया हुआ है, लुसियन फेब्रे ने दिया हुआ है। लेकिन इसको जो बढ़ाया हुआ है वो किसने बढ़ाया था, ब्लांस महोदय ने बढ़ाया था, ठीक है। चलिए आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक के स्थान पर संभावना है लेकिन कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है। मानव न केवल संभावनाओं का स्वामी है बल्कि उसके प्रयोग का निर्णायक भी है। ये कथन फेब्रे महोदय ने दिया था, इतना ही इसमें दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता ने लिखी हुई है, ईसा बोमैन ने, हटिंगटन ने, हमबोल्ट ने या फिर लेटर ने। तो जो नया संसार बुक लिखी हुई है, ईसा बोमैन ने लिखी हुई है। और ईसा बोमैन कैसी हैं, एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तक जो है पायोनियर फ्रेंच है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इसको भी आप याद रखेंगे और इसको भी आप याद रखेंगे, दोनों ही इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा हो जाएगा, डेविस ने रुकोवट जाओ का सिद्धांत दिया था, बिल्कुल गलत है यहाँ पे। टेलर ने अपर्दन चक्र का सिद्धांत दिया था, ये भी गलत हो जाएगा। हैरिस एवं उलमैन ने पायोनियर सेटलमेंट का सिद्धांत दिया था, ये भी गलत हो जाएगा। मैकिंडर ने हृदय स्तंभ सिद्धांत दिया था, ये सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मैकिंडर ने हृदय स्तंभ सिद्धांत दिया। डेविस ने अपर्दन चक्र का सिद्धांत दिया था।
टेलर ने रुको और जाओ, जिसको कि नियो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जानते हैं, ये टेलर ने दिया था। हैरिस एवं उलमेन ने बहुनाविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपका विद्वान दिए गए हैं, उनकी रचनाएं दी गई हैं, तो इनको देख लेते हैं आप। हम्बोल्ट ने क्या दिया था? कॉस्मोस लिखी थी। ठीक है। कार्ल रिटर ने क्या लिखा था आपका? अर्धकुंडे। मैकिंडर संबंधित है डेमोक्रेटिक आइडियाज से, और हेटनर कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, ए का हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, बी का हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ, एंड सी का हो जाएगा सेकंड, एंड डी का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, 3 4 2 1। कौन सा वाला आपका सुमेलित हो रहा है उसको देख लेते हैं। इसमें जो आपका सही से सुमेलित हो रहा है वो 3 4 2 1, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है, यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? यह यातायात नियंत्रक के समान है, किससे संबंधित हो जाएगा? ये नवनियतिवाद से संबंधित हो जाएगा। ये किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। नवनिश्चयवाद के सिद्धांत में कहा था कि मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है, अर्थात क्या कर सकता है? मानव बड़े शहर में चौराहे पर खड़े एक सिपाही की तरह है, जो सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को मंद या फिर तीव्र कर सकता है, किंतु इसकी दिशा को परिवर्तन नहीं कर सकता है। ये किसने कहा था? ग्रिफिथ टेलर ने कहा था, जो कि संबंधित है आपका नवनियतिवाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न अधोलिखित में से कौन नियतिवादी विचारधारा के समर्थक नहीं रहे थे? कौन रहे थे? ये कुमारी सैंपल ये संबंधित रही थी। हम्बोल्ट भी रहे थे, एंड कार्ल रिटर भी नियतिवादी ही थे। ब्लॉन्स जो थे वो कैसे थे? पॉसिबिलिज्म से संबंधित थे, ना कि नियतिवादी से। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। कुमारी सैंपल, कार्ल रिटर, हम्बोल्ट ये नियतिवादी रहे थे, जबकि ब्लॉन्स जो रहे थे संभववादी विचारधारा के समर्थक रहे थे। बाइडल डी ला ब्लॉस को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है एवं संभववादी विचारधारा का जन्मदाता भी इनको कहा जाता है। लेकिन जो संभववाद जो शब्द है ये किसने दिया हुआ है? लुसियन फेब्रे ने दिया है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि शब्द से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने एनल्स दी ज्योग्राफी नामक पत्रिका की स्थापना की, और इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हो जाएंगी? फ्रांस का भूगोल इन्होंने लिखा हुआ है, मानव भूगोल लिखा हुआ है, एवं विश्व का भूगोल इन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, मानव भूगोल बेचैन मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी हुई है? एल्बर्ट हंटिंगटन ने, या फिर ईसी सैंपल ने, ग्रिफिथ टेलर ने, या फिर डडले स्टाम्प ने? तो ये जो आपकी परिभाषा है दी गई है ईसी सैंपल के द्वारा। ये एक वातावरण से संबंधित रही थी। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, और ये कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं ये। ठीक है, तो व्याख्या इसकी देख लेते हैं। मानव भूगोल बेचैन मानव है और अस्थिर पृथ्वी के मध्य में बदलते संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा रेडजेल की शिष्या रही थी एलन चर्चिल सैंपल, उन्होंने दी हुई है। ये कैसी रही थी? एक नियतिवादी चिंतक रही थी। सैंपल के अनुसार प्राकृतिक वातावरण का नियंत्रण केवल मनुष्य के भोजन, वस्त्र, आवास, आर्थिक व्यवसाय पर ही नहीं वरन उनके विचारों, भावनाओं, धार्मिक विश्वासों एवं सामाजिक संगठनों पर भी आधारित होता है। ये किसने कहा है ये? तो ये जो शिष्या रही थी किसकी? रेडजेल की, एलन चर्चिल सैंपल, इन्होंने कहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देख लिया जी, आपका क्वेश्चन आ चुका है इसमें संभववाद से संबंधित। ये जो संभववाद शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम भूगोल के किस विद्वान ने किया हुआ है? तो ये जो संभववाद शब्द है पॉसिबिलिज्म, ये लुसियन फेब्रे ने लिया हुआ है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगे अगर बढ़ाया जाए तो ये किसने इसको बढ़ाया था संभववाद शब्द को? तो वो बढ़ाया था ब्लॉन्स ने। संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग लुसियन फेब्रे ने किया था। अपने दृष्टिकोण को बाइडल डी ला ब्लॉस को दृष्टिकोण के पर आधारित रखा उन्होंने। फेब्रे ने प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया था, यानी कि वातावरण भी है लेकिन मनुष्य को उन्होंने ज़्यादा प्राथमिकता दी हुई है, केंद्र में रखा मनुष्य को। किसी प्रदेश की स्थिति और जलवायु से अधिक महत्वपूर्ण मानव को बतलाया उन्होंने, और लिखा कि मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी होता है तथा उनके प्रयोग का निर्णायक भी ये होता है। ये किसने कहा था? लुसियन फेब्रे ने कहा है। नेक्स्ट है इसमें आपका, समुद्र तल प्रसरण संकल्पना निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का मूलाधार है? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का,
भूसंतुलन का या फिर संवहन तरंग सिद्धांत का। जो समुद्र तल प्रसरण है ये संबंधित है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेंगे इसकी। समुद्र तल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादक हैरी हेस रहे थे। पुराचुंबकत्व एवं सागर नितल प्रसरण के प्रमाणों के आधार पर इस तथ्य का सत्यापन होता है कि महासागर एवं महाद्वीप कभी भी स्थायी नहीं रहे थे, यानी कि वो चलते ही रहे थे। इसी आधार को मानकर प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो हैरी हेस महोदय ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नांकित शहरों को संभावित भूकंपीय तीव्रता के आधार पर आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे कम उससे ज़्यादा में जाना है। तो इनको देख लेते हैं। दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ। तो यहाँ पे आपका जो सबसे कम आता है हैदराबाद में आता है, क्योंकि आप जब देखेंगे तो ये काफ़ी लैंडलॉक एरिया है, यहाँ पे इतने जल्दी भूकंप आने की संभावना नहीं है। उसके बाद में जो आपका हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई के बाद में आपका लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ के बाद में दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या दी गई है, देखेंगे आप इसको। संभावित भूकंपीय तीव्रता के आधार पर आरोही क्रम में हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ एवं दिल्ली हो जाएगा। 1962 में भूकंपविदों एवं भूवैज्ञानिक तथा इंजीनियरों के द्वारा एक समिति ने भारत को 4 भूकंप जोनों में बांटा हुआ है। इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि भारत के कितने भूकंप जोन हैं, वो 4 हो जाएंगे। उनके अनुसार देश का 60% क्षेत्र साधारण से तीव्र भूकंप वाला होता है, यानी कि जो 7% भाग है अपने देश का वो क्या है, साधारण से तीव्र भूकंप यहाँ पे आते हैं। देश के उत्तर में 3500 किलोमीटर की लंबी तथा 500 किलोमीटर चौड़ी पेटी में सबसे हानिकारक भूकंप आते हैं। जब आप जाएंगे हिमालय क्षेत्र में तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आपको देखने को मिलेंगे। हिमालय से कन्याकुमारी की ओर भूकंपों की तीक्ष्णता में कमी होती जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिनति का निर्माण निम्नलिखित में से किस गति द्वारा होता है? संपीड़न के द्वारा, तनाव मूलक बल के द्वारा, भूपरिमण द्वारा एवं भूचक्रण द्वारा। तो जो अभिनति बनती है ये इसका जो होता है निर्माण संपीड़न की गति के द्वारा होता है। इस तरीके से आपकी जो अभिनति अपनति बनती है इनके द्वारा, किसके द्वारा बनता है? ये संपीड़न के द्वारा। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो अभिनति होती है वो कहाँ पे होती है? ये वाला पार्ट होता है अभिनति का। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका ये बल की क्रियाएं दी गई हैं एवं उनके परिणाम दिए गए हैं। कौन सा परिणाम किस बल के द्वारा होता है तो इनको देख लेंगे। जो महादेशीय संचलन होता है उसके द्वारा क्या बनता है? ऊपरमुखी संचलन होता है ये महादेशीय। आकस्मिक अंतर्जात बल के कारण क्या हो जाता है? आकस्मिक अंतर्जात बल लगेगा तो ज्वालामुखी आएगी। तनाव अगर लगेगा तो तनाव से क्या होता है? यहाँ पे संधि बनती है तनाव से। ठीक है, अगर खिंचाव पड़ेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? संधि बन जाएंगी। संपीड़न अगर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समबलन पड़ जाएंगे। समबलन क्या होती है? वही फोल्ड्स, इस तरीके के फोल्ड्स पड़ जाते हैं। तो ये किसके कारण बनते हैं? ये बनते हैं आपके संपीड़न के कारण। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले का सेकंड हो जाएगा, दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का चौथा हो जाएगा एंड चौथे का आपका तीसरा हो जाएगा। चलिए इनको देख लेते हैं व्याख्या इनकी। दो एक चार तीन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका 2 1 4 3, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गुम्बदाकार डोम पर्वत परिमाण है किसका है? बेंसन का, बलन का, मैग्मा प्रवेश का या फिर सैलों की संधियों पर घर्षण का। तो जो गुम्बदाकार यानी कि डोम बनता है इस तरीके से, ये किस पर्वत जो बनता है किसके कारण बनता है? ये मैग्मा प्रवेश के कारण। जब मैग्मा हो जाता है ऊपर निकल आता है बाहर, इसके कारण क्या होता है? एक चाप के आकार का पर्वत बन जाता है इस गुम्बद के आकार का। इसको बोला जाता है गुम्बदाकार या फिर डोम पर्वत बोला जाता है। व्याख्या देख लेंगे इसकी। जब पृथ्वी के धरातली भाग में चाप के आकार में उभार होने से धरातली भाग ऊपर उठ जाता है, यानी कि ये बाहर नहीं निकल पाया है, इससे धरातल का जो पार्ट है वो ऊपर उठ गया, उसे गुम्बदाकार पर्वत कहते हैं। निर्माण की प्रक्रिया एवं उसमें सम्मिलित चट्टानों के आधार पर गुम्बदार पर्वत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? साधारण गुम्बद, ज्वालामुखी या फिर लावा गुम्बद, साल्ट गुम्बद। ये तीनों आपके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आज फ्रेंड्स एनर्जी थोड़ी सी कम है, क्योंकि क्या है कि जो हमारी 9 दिन का व्रत चल रहा है इसके कारण एनर्जी डाउन हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
एटना जो आपका है ये कहाँ पर मिलता है, सिसिली द्वीप में मिलता है। क्राकाटोआ ये कहाँ मिलेगा आपको, इंडोनेशिया में। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी ये कहाँ पे मिलेगी, ये मिलेगी आपकी मार्टिनिक में। और मोनालोआ मिलता है हवाई द्वीप में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकेंगे सभी को। और ये आपका जो 2006 का पीजीटी का पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका अगला पेपर अपन देखेंगे। इससे पहले जो हुआ होगा 2005 में या फिर 2004 में जो भी पेपर हुआ होगा उसको देखेंगे, और उसको डिस्कस करने के बाद में आपका 2000 तक हम पेपर डिस्कस करेंगे, और इसके बाद में नेट के पेपर शुरू करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।